नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए श्री अन्न का जिक्र किया था। आसान शब्दों में कहें तो मोटा अनाज। भारत में इसी मोटे अनाज की संस्कृति, इनकी पौष्टिकता, इनका महत्व और भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। इससे पहले भी वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा था कि वर्ष 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया जाए। हालांकि राष्ट्रसंघ ने इस प्रस्ताव को वर्ष 2023 के लिए स्वीकार किया। इसे हमारी खाद्य संस्कृति और उसके महत्व की उपलब्धि ही कहेंगे कि मध्य प्रदेश के ढिंढोरी क्षेत्र की 27 वर्षीय आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लहरी बाई ने बीते एक दशक में मिलेट्स के तकरीबन 150 किस्म के बीजों को संरक्षित किया है। देश भर में मिलेट्स के रिवाइवल और विकास पर सरकार द्वारा पॉलिसी के स्तर पर बीते कई वर्षों से जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी की घोषणा भी की है ताकि मिलेट्स उपजाने वाले किसान उसकी बिक्री को लेकर आश्वस्त रहें। साथ ही मिलेट्स को पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा भी बनाया गया है। हाल के बजट में घोषित श्री अन्न योजना इसी कड़ी का महत्वपूर्ण भाग है। भारत के लिए मिलेट्स या मोटा अनाज कोई नई बात नहीं है। बात चाहे बाजरे की हो, ज्वार की हो, कोदे की हो, सांवा, रागी जैसे परंपरागत मोटे अनाज हजारों वर्षों से भारतीय खान पान का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। ये अनाज न केवल पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छे हैं बल्कि कृषि की जो भारतीय परंपरा या यूं कहें प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल फार्मिंग के अनुकूल भी है। हालांकि इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते बढ़ते हमने मोटे अनाज को भारतीय थालियों से दूर किया। मोटे अनाज के प्रति भारतीयों के मन में अलग अलग स्तर पर हीन भावना पैदा की गई। कहीं कहीं तो यहाँ तक देखने और सुनने को मिलता रहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स को टीचर यह कहते थे कि तुम्हारी बुद्धि इसलिए मोटी है क्योंकि तुम मोटा अनाज खाते हो। बहरहाल सरकार अब मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इससे निश्चित तौर पर भारत अपनी खाद्य परंपरा की ओर बढ़ेगा, यानी आर्थिक, प्राकृतिक और उसका स्वास्थ्य और जेब, इन सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व की बात करें तो तकरीबन 130 देशों में मिलेट्स की खेती की जाती है। वहीं एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्र की 50 करोड़ से भी अधिक आबादी इसका उपभोग करती है। आज देश का एक बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल पर निर्भर है। ये फसलें किसान और उपभोक्ता के लिए महंगी तो हैं ही, साथ ही भारतीय थाली में से पोषक तत्वों को भी कम कर रही है। गेहूं की पैदा करने से लेकर थाली तक तमाम प्रोसेस, चाहे भूमि की उर्वरता की बात हो, रसायन छिड़कने की बात हो, मौसम की बात हो, इन सभी पैमानों पर मिलेट्स की खेती हमेशा बेहतर ही होती है। ऐसे में यह तो निश्चित बात है कि मिलेट्स की खेती का सबसे अधिक फायदा किसानों को मिलने वाला है और फायदा मिलने वाला है खाने वालों को भी। आखिर इसे सुपर फूड इसीलिए कहा जाता है। मिलेट्स यानी पोषण का पावर हाउस, क्योंकि यह पचने में हल्का और स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए कृषि मंत्रालय ने इसे पोषक अनाज भी घोषित किया है। पौष्टिकता की बात करें तो गेहूं की तुलना में बाजरे में 6 गुना अधिक फाइबर होता है। इनमें 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% फैट, 65 से 75% तक कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% तक फाइबर होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जाहिर है कि ये पोषक तत्व अगर हमारी थाली का हिस्सा बनेंगे तो कुपोषण, एनीमिया और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उसकी पूर्ति के लिए मिलेट्स की खेती अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कम संसाधन और विपरीत परिस्थिति में भी मिलेट्स की पैदावार की जा सकती है। वैसे भी भारत इस समय दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं अक्सर एनीमिया का शिकार होती हैं। इसका एक बड़ा कारण पोषक तत्व न मिल पाना है। हमारी थाली में खाना तो है लेकिन मिलेट्स गायब हैं। ये समस्या शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक देखने को मिलती है, जहां गेहूं और चावल का कमर्शलाइज कर दिया गया। नाश्ते में ब्रेड के चलन ने धीरे धीरे भारत की परंपरागत कृषि को भी भारी क्षति पहुंचाई। मिलेट्स की जगह गेहूं को दे दी गई। स्वतंत्रता के बाद जब भारत में खाद्य पदार्थों की कमी देखी गई तो इसे दूर करने के लिए भी गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया, ना कि मिलेट्स पर। अमेरिका से PL 480 योजना के तहत गेहूं लिया गया और बाद में हरित क्रांति के नाम पर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं और चावल का ही प्रमोशन किया। क्रांति और उत्पादन के नाम पर गेहूं का रासायनिकरण किया गया। जिन बीजों की ब्रीडिंग हरित क्रांति के दोनों महानुभावों द्वारा की गई, वो बीज पर्याप्त रासायनिक उर्वरकों और पानी की खुराक के बिना होते ही नहीं थे। सरकार द्वारा गेहूं और चावल को बढ़ावा देने के लिए उस समय सब्सिडी का सहारा लिया गया। जाहिर है किसान सब्सिडी मिलने वाली फसल का ही उत्पादन करेंगे और इसका परिणाम ये रहा कि 1968 में 55.6 मिलियन हेक्टेयर के उच्च स्तर से मोटे अनाज और चने का रकबा लगातार गिरते हुए साल 2006 में मात्र 28 मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच गया।
ये सब देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर किया गया, पर गेहूं के विकास और उत्पादन की कोशिशों ने अन्य मोटे अनाज को विलुप्ति की कगार पर खड़ा कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि उस समय देश आत्मनिर्भर हुआ या फिर उसकी आत्मनिर्भरता चली गई। अकेले गेहूं के दम पर भारत को खाद्य सुरक्षा दिलाने के दावे करने वाले वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों ने तथ्यों को दरकिनार कर दिया। प्रश्न यह भी उठता है कि अगर भारत में हरित क्रांति के बाद अनाज उत्पादन में 1000% की बढ़ोतरी हुई तो देश अभी तक कुपोषण, कृषि समस्याओं एवं खाद्य सुरक्षा से क्यों जूझ रहा है। आज जब हम असल में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो मिलेट्स को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, पोषण के साथ साथ मिलेट हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का भी एक अवसर दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।